वेलकम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी किस पे कि एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ है, तो उस असमान रूप से चुंबकित पदार्थ में जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो असमान रूप से हो रहा है, तो उसका जो कर्ल है वो उसमें प्रवाहित कौन सी धारा, चुंबकन धारा घनत्व या बद्ध धारा घनत्व के बराबर थी। चुंबकन धारा घनत्व दो प्रकार की धारा होती है, एक तो फ्री करंट होता है, उससे रिलेटेड फ्री करंट डेंसिटी होती है JF, और एक होता है JM। ठीक है, ये बाउंड करंट की वजह से और ये फिर फ्री करंट की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से है जैसे कि धातुओं में होता है उसकी वजह से फ्री करंट होता है, और यदि चार्ज है वो बाउंड है, जैसे कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो उस कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, तो उनकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो बाउंड करंट होगा, और उससे संबंधित डेंसिटी कौन सी होगी, बद्ध धारा घनत्व। ठीक है, इसके बाद ये तो था हमारा असमान रूप से चुंबकित पदार्थ। इसमें अब समान रूप से चुंबकित पदार्थ, मतलब सभी जगह मैग्नेटाइजेशन उसका समान है, तो उस पदार्थ के लिए हमें बात करनी है। असमान रूप से चुंबकित पदार्थ हो गया था एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ। हेडिंग डाल दो, एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ। ठीक है, और देखते हैं इसमें एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ के लिए हम देखते हैं कि एक बेलन है, इस तरह से ये एक समान रूप से चुंबकित है, एक सॉलिड बेलन है, ठोस बेलन है ये, और ठोस बेलन है वो एक समान रूप से चुंबकित है। पहले में तो हम क्या ले रहे थे, एक इस तरह से घनाकार रूप में हम ले रहे थे, जिसके प्रत्येक भाग में जो मैग्नेटाइजेशन था M, उसकी वैल्यू चेंजेबल थी, वो चेंज हो रही थी किस किस के रूप में, M x by z के रूप में, मतलब स्थिति के आधार पर वो चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन सभी रूप से समान बना हुआ है, तो इस ठोस बेलन के बाहर कोई पॉइंट है, इधर देखें पहले, ठोस बेलन के बाहर ठोस चुंबकित बेलन है, बेलन के बाहर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो यहां पर मैग्नेटाइजेशन है कैपिटल M। कैपिटल M को किस तरह से डिफाइन करते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल V, यानी एकांक आयतन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ही क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन, यानी कि चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन की तीव्रता। यहां पर स्मॉल m क्या होता है, करंट इनटू एरिया। तो इधर देखें, जो मैग्नेटाइजेशन होगा या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा स्मॉल m, उसके बारे में देखते हैं पहले। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं स्मॉल m को, वो कितना होता है, करंट इनटू एरिया, म्यू इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू एरिया। तो म्यू को तो ही हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखें कि जो बेलन है, ठोस बेलन है, उसको हम कैसे निर्मित मान सकते हैं कि ये जो बेलन है वो छोटे छोटे, जैसे सिक्के के ऊपर आप सिक्का रखते हुए जाएंगे तो कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर की हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठोस बेलन हमारे पास बन जाएगा। तो इसका एक सिक्का है वो हमने इस तरह से मान लिया, देखो जरा, इस तरह से हमने इस बेलन का एक छोटा सा हिस्सा मान लिया। इसकी जो मोटाई है वो हमने मान ली dz, z दिशा में, और इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो m है, और इसका जो क्षेत्रफल है d है, dA। तो इसमें से करंट इनटू एरिया, करंट इसमें से di, और एरिया इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जो इसका ये वाला, वो कितना है, dA। इसको हम कितना लिख सकते हैं, करंट कितना होगा, m इंटू dz इंटू DA इक्वल टू हो जाएगा m। ये कैसे आया, m क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर, एम्पियर यानी धारा, पर मीटर यानी कि डेल्टा Z, उससे हमने लिख दिया इसको, जहां डेल्टा I इक्वल टू कितना है हमारे पास, m इंटू dz। तो यहां से करंट इक्वल टू I इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू dz। ठीक है, m कांस्टेंट है, क्यों m कांस्टेंट क्यों है यहाँ पर, क्योंकि सभी रूप से वो एक समान रूप से कैसा है, चुंबकित।
एक समान रूप से चुंबकित होने से मतलब सभी जगह उसके एकांक आयतन में जितने भी डाइपोल बन रहे हैं, जैसे इस आयतन में देखा हमने एकांक आयतन में यहाँ जितने डाइपोल हैं यहाँ पर भी उतने हैं, यहाँ पर भी उतने हैं, मतलब एक समान रूप से ये क्या है, चुंबकित। तो इसकी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dz। इस तरह से हम dz मोटाई के इनको पूरा लेंगे। तो हमने इस बेलन की लंबाई मान ली यहाँ पर स्मॉल l, कितनी मान ली, स्मॉल l। इस तरह से मान ली तो dz जो सिक्के हैं, सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाएंगे, तो dz मोटाई के जो सिक्के हैं उससे टोटल हमें लंबाई, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, m into l। तो ये जो I आया है वो किससे रिलेटेड है, मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड। तो इसके संगत ही, इस धारा के संगत ही, इस धारा के संगत ही, संगत या तुल्य ही हमें उस ठोस बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। कैसे, ठोस बेलन के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था B इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र का म्यू नॉट I अपॉन 2πr। इस बेलन की यहाँ पर एक्सिस है ये, और इससे हमें कोई पॉइंट है r दूरी पर, ये P पॉइंट है, उस पर हमें किसको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो वो कितना होता था, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो यहाँ पर जो करंट है वो किसके संगत होगी, ml के संगत। यहाँ पर I की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, ml। तो उसके संगत जो आउट है, B आउट का मान हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो लिखें इसमें लिखें, एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ हेडिंग डाल दो, उसमें लिखना यदि किसी पदार्थ में चुंबकन की तीव्रता का मान, यदि किसी पदार्थ में चुंबकन की तीव्रता का मान एक समान रूप से फैला हुआ है, यदि किसी पदार्थ में चुंबकन तीव्रता का मान एक समान रूप से फैला हुआ है, तो उसे एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ कहते हैं, तो उसे एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ कहते हैं। इसमें स्मॉल a पॉइंट डालो या 1 पॉइंट डालो और लिखना ठोस बेलन के बाहर, ठोस बेलन के बाहर, ठोस बेलन के बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, ठोस बेलन के बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। और इस चित्र को बनाओ, इस चित्र को बनाओ, और इस चित्र के साइड में ही इसको बना लेना, साइड में या नीचे जहां पर भी जगह हो, इस वाले चित्र को बना लो। देखें, इसमें हम जानते हैं कि एकांक आयतन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाती है। एकांक आयतन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाती है। हम जानते हैं कि एकांक आयतन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकन की तीव्रता कहलाती है, अर्थात कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल V, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल V। आगे लिखना, किसी ठोस बेलन के लिए, किसी ठोस बेलन के लिए उसके बाह्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, किसी ठोस बेलन के लिए उसके बाह्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इसे dA क्षेत्रफल, इसे dA क्षेत्रफल स्मॉल dA
डीए क्षेत्रफल व डीजेड मोटाई के छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। डीए क्षेत्रफल व डीजेड मोटाई के छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। अतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m इक्वल टू, पूरा लिख दो यहां तक, I इक्वल टू एम एल तक लिख दो पूरा, इक्वेशन नंबर 2 डाल देना इसको। और ये धारा कौन सी होगी, बाहर से हम करंट को फ्लो नहीं करा रहे हैं, बद्ध धारा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 डालकर लिखें, अतः चुंबकीय पदार्थ में प्रवाहित होने वाली यही बद्ध धारा, अतः चुंबकीय पदार्थ में प्रवाहित होने वाली यही बद्ध धारा यही बद्ध धारा के संगत हमें चुंबकीय पदार्थ के बाद चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। ब्रैकेट में लिख देना कैसे, उससे प्राप्त कैसे होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इस फॉर्मूले से हमें क्या हो जाएगा, वो इवैल्यूएट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लिख देना, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। सेकंड लिखना, चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, और इतना ही अगर हम उस पर बात करें तो पृष्ठ पर भी कितना हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा, वो पृष्ठ पर हो जाएगा। तो उसके लिए हम बात लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं तो अंतर वाला ये है आपके सिलेबस में, ठीक है। इसमें ही सेकंड पॉइंट डाल दो। सेकंड पॉइंट, चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय जो पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, इस हेडिंग को डाल दो। और देखो इधर पूरा ध्यान से पढ़ना। देखो आपने पहले ठोस बेलन पढ़ा था, उसमें हम करंट फ्लो करा रहे थे, तो बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, बी आउट, दोनों के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। जबकि ठोस बेलन और खोखले बेलन के जब अंदर निकाल रहे थे तो दोनों के लिए जो वैल्यू आ रही थी बी इनसाइड, उसको चेक करो। एक के लिए तो 0 आ रही थी, खोखले बेलन के लिए तो 0 आ रही थी, और ठोस बेलन के लिए आ रही थी म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πr², कुछ ऐसा करके आ रही थी, वहां पर प्रोपोर्शनल में आ रहा था, ठीक है। तो खोखले बेलन के अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू चेंज थी, बाहर वाली सेम थी, पृष्ठ पर सेम थी, अंदर वाली चेंज हो रही थी खोखले और ठोस के लिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बस। तो चुंबकीय पदार्थ के अंदर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास एक बेलन है, ठीक है। इस बेलन में से ये चुंबकित है पहले से, जैसे मैग्नेट फॉर्म में है, तो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी, इस तरह से क्या निकल रही होंगी, इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की एस की इस तरह से कल्पना करते हैं। एक एस हमने बंद पृष्ठ इस तरह से ले लिया, क्लोज सरफेस, तो आधे को इसको कवर कर रहा है और आधा इसमें से बाहर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो बंद लूप बनाती है, यानी कि यहां से निकल रही होंगी और इसी में ही एंटर कर रही होंगी, मतलब चुंबकीय बल रेखा जितनी इसमें प्रवेश कर रही होंगी उतनी ही बाहर निकल रही होंगी, क्योंकि वो क्लोज लूप बनाती हैं। कैसा लूप बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एस, जो क्लोज हमने सरफेस लिया है, उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं
बंद लूप बनाती हैं, इसलिए जितनी जाएंगी उतनी ही उसमें बंद लूप बनाती हैं, जितनी जाएंगी उतनी ही उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो एस पृष्ठ में से जितनी निकल रही होंगी उतनी ही उसमें एंटर कर रही होंगी। इस एस पृष्ठ को हम दो भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। देखो, एक तो ये बाहर वाला पृष्ठ, इसको बोल दिया हमने S1, और यहां से ये जो डार्क वाला मैं कर रहा हूं, ये वाला जो इस बेलन के, ठोस बेलन के अंदर है, इस वाले पृष्ठ को हमने नाम दे दिया S2। मतलब S पृष्ठ है वो दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से S1 और S2। S1 बाहर वाला मान लिया, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना है, B आउट से रिप्रेजेंट कर दिया, और अंदर कितना है, B इनसाइड से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, B इनसाइड की, कि इस ठोस बेलन के अंदर, ठोस चुंबकित बेलन है, कैसा बेलन है ये, ठोस चुंबकित बेलन है, ध्यान से देख लेना इसको। तो ठोस चुंबकित बेलन के लिए हमें B इनसाइड निकालना है। तो टोटल क्लोज सरफेस S है, उसके अंतर्गत फ्लक्स का मान कितना है, 0, क्योंकि हम विद्युत फ्लक्स को कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे लिखेंगे, B डॉट dA। इसका मात्रक कितना होता है, वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। तो इसको हम किन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान रहे हैं, S1 और S2 से। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इंटीग्रेशन को, कि S1 B डॉट dA प्लस S2 B वेक्टर डॉट dA इक्वल टू 0। ये टोटल इनसे मिलकर बना हुआ है दो पृष्ठों से। अब यहाँ पर इसके लिए B कौन सा काम कर रहा है, S1 के लिए तो आउट, और इसके लिए कौन सा काम कर रहा है, B इनसाइड। इस तरह से हमें B इनसाइड की वैल्यू निकालनी है, यहां से हमें B इनसाइड की वैल्यू निकालनी है। तो B इनसाइड इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। S2 पृष्ठ के लिए या ऐसे लिखें, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस के S1 B आउट डॉट dA वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, ठोस बेलन और खोखले बेलन दोनों के लिए आउट वाला तो सेम आ रहा था पहले, अगर हम बात करें इनसाइड वाला चेंज आ रहा था। तो अगर हम यहां पर बात करें, दूसरा बेलन लेते हैं इस तरह से, ये वाला जो बेलन लिया है हमने वो कैसा है, खोखला है। ये कैसा है, खोखला बेलन। तो इसको भी हम इस तरह से दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान लिया। टोटल पृष्ठ है S, इसको मान लिया S1, और अंदर वाले को मान लिया, इस वाले को, इस वाले पृष्ठ को जो डार्क किया है इसको मान लिया S2। तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना ही बना रहेगा, B आउट के बराबर, लेकिन अंदर वाला चेंज होता है ठोस और खोखले के लिए। तो यहाँ B इनसाइड, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अलग होगा तो B इनसाइड डैश। तो सेम काम इसके लिए भी करेंगे। तो इसके लिए भी हम कैसे लिख सकते हैं, कि इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ S B वेक्टर डॉट dA इक्वल टू 0 होगा। खोखले बेलन के लिए बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाली बात तो रही, ये वाली बात तो पूरी रही ठोस बेलन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं खोखले बेलन के लिए। तो ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं S1 B आउटसाइड डॉट dA प्लस में S2 B इनसाइड डॉट dA इक्वल टू 0। इस तरह से लिख दिया S2 पृष्ठ और S1 पृष्ठ के संगत। आगे कैसे लिख सकते हैं, हमें निकालना है B इनसाइड। तो S2 B इनसाइड इंटीग्रेशन ऑफ dA वेक्टर, और B इनसाइड डैश आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि डैश है, अंदर वाला चेंज है। वेक्टर लगा सकते हो इन पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस के S1 B आउटसाइड वेक्टर डॉट dA वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखिए, दोनों में चेंजेस क्या है, दोनों में LHS साइड है, सॉरी RHS साइड, वो कैसी है, बराबर है। तो समीकरण 2/3 से हम लिख सकते हैं, 2/3 से हम क्या लिख सकते हैं, कि S2 B इनसाइड डॉट dA वेक्टर इक्वल टू S2 B इनसाइड डैश डॉट dA वेक्टर, क्योंकि LHS साइड बराबर हो जाएंगी, RHS बराबर है, इस वजह से ये। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो B इनसाइड वेक्टर जो होगा वो B इनसाइड डैश वेक्टर
वेक्टर के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी ठोस चुंबकित बेलन होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही होगा जितना खोखले के अंदर होगा। तो वहां अगर हम धारावाही ठोस बेलन और खोखले बेलन पर बात करें तो उनके लिए चेंज आते हैं, उनके लिए तो चेंज होंगे, लेकिन अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं किनके लिए, चुंबकित बेलन के लिए, तो ठोस और खोखले दोनों के लिए अंदर भी समान होगा। बाहर तो समान होगा ही, अंदर भी समान होगा, जबकि वहां पर अलग अलग होते हैं। तो हेडिंग डाल दी थी आपने, उसमें लिखें क्या, पहले दोनों चित्रों को बना दो। और बनाने कैसे हैं, एक तरफ ठोस चुंबकित बेलन, इसको बना दो, और एक तरफ इधर बना दो इसको खोखला चुंबकित बेलन, खोखला बेलन या खोखला चुंबकित बेलन। इस तरह से इन दोनों चित्रों को एक दूसरे के पैरेलल में बना दो। लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी है मैथमेटिक्स, केवल चित्र बनाने हैं। बनाओ तो देखें, इसमें किसी भी ठोस चुंबकित पदार्थ के अंदर, किसी भी ठोस चुंबकित पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक बंद पृष्ठ S की कल्पना करते हैं, एक बंद पृष्ठ S की कल्पना करते हैं जिसका S1 भाग पदार्थ के बाहर व S2 भाग पदार्थ के अंदर है, जिसका S1 भाग पदार्थ के बाहर व S2 भाग पदार्थ के अंदर है। इस तरह से डार्क और कर देना जिससे दोनों में डिफरेंस दिख जाए। पूरा पृष्ठ S है जो कि S1 प्लस S2 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और S1 और S2 दोनों ओपन माने जाएंगे, इसलिए मैंने यहां पर जब S1 और S2 लिखा है तो वहां पर क्लोज साइन नहीं लगाया है, जबकि जहां पर S लिखा है वहां पर क्लोज सर्कल बनाया है। ये ध्यान रखना इस चीज का, छोटी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान पदार्थ के अंदर, तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान पदार्थ के अंदर B इन वेक्टर तथा भार B आउट वेक्टर है। B इन वेक्टर व पदार्थ के बाद B आउट वेक्टर है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, क्योंकि हम जानते हैं कि बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है, हम जानते हैं कि बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम से, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम से लिख देना इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dA इक्वल टू 0। इसको लिख दो पूरा, इक्वेशन नंबर 1 2 तक लिख दो। साइड में लिखना चाहो तो उसको लिख देना चूंकि करके उसको, चूंकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं।
नंबर 2 तक लिखने के बाद आगे लिखना, खोखला चुंबकीय बेलन, खोखले चुंबकीय बेलन के लिए चुंबकीय को काटना, चूंकि खोखले बेलन के लिए, ऐसे लिखना, चूंकि खोखले बेलन के लिए उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ठोस बेलन की तुलना में अलग होता है, चूंकि खोखले बेलन के लिए उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ठोस बेलन की तुलना में अलग होता है। माना यह है चुंबकीय क्षेत्र बी इनसाइड, माना यह चुंबकीय क्षेत्र बी इन डैश वेक्टर है, बी इनसाइड डैश वेक्टर। अतः खोखले चुंबकीय पदार्थ के लिए गाउसियन पृष्ठ एच वेक्टर की कल्पना करते हैं। अतः खोखले चुंबकीय पदार्थ के लिए गाउसियन पृष्ठ एस की कल्पना करते हैं, जो कि दो भाग S1 व S2 से मिलकर बना हुआ है। अतः खोखले चुंबकीय बेलन के लिए गाउसियन पृष्ठ S की कल्पना करते हैं, जो कि दो भाग S1 व S2 से मिलकर बना हुआ है। अतः खोखले चुंबकीय पदार्थ के लिए गाउस के नियम से, अतः खोखले चुंबकीय पदार्थ के लिए गाउस के नियम से, इधर का कंप्लीट करो इसको, इक्वेशन नंबर 3 तक। और इधर से लिख देना इसको समीकरण 2 व 3 से इसको। B इन वेक्टर इक्वल टू B डैश इन वेक्टर। आगे लिखना, अतः ठोस चुंबकित पदार्थ के लिए उसके अंदर, अतः ठोस चुंबकित पदार्थ के लिए उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अतः ठोस चुंबकित पदार्थ के अंदर उस चुंबकीय क्षेत्र का मान खोखले चुंबकीय पदार्थ के अंदर, खोखले चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के मान के बराबर होता है। मतलब अंदर वाला दोनों के लिए बराबर होगा, चुंबकित कोई सा भी हो, ठोस चुंबकित हो या फिर खोखला चुंबकित हो, दोनों के लिए इक्वल होगा, जबकि वहां पर कैसा होता था, अलग अलग। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। ये अलग से भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बनाकर कि ठोस चुंबकीय पदार्थ के अंदर व खोखले चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।